चलिए, ऑनलाइन वाले हजरात भी बीच में आ गए तो एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम। सवाल मासूम सा ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट किसे कहते हैं? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब आसान तरीन जवाब, आसान तरीन सवाल का सर्विस डिपार्टमेंट। बल्कि मैं होता तो मैं कहता सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब वो डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो किस किस्म के डिपार्टमेंट कहलाते हैं? प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। जब हम फैक्ट्री के अंदर बात करते हैं तो फैक्ट्री में ज़्यादातर जगह तो प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन कुछ XYZ इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जो इनकी मदद कर रहे होते हैं, इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको क्लीनिंग और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इनको कुछ सिक्योरिटी वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो समटाइम क्या होता है कि हम ज़्यादातर ओवरहेड्स तो सारी चीज़ों पे डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की भी कॉस्टें निकल आती हैं, और जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कितना खर्चा लगा वो भी निकल आता है। क्योंकि वो जगह घेर रहे होते हैं तो रेंट का भी हिस्सा होता है, बिजली खा रहे होते हैं तो बिजली का भी हिस्सा होता है। तो हम सारे ओवरहेड्स को, वो जो हमने तरीका ABC कॉस्टिंग वाला पढ़ा था, हम उस बेस पे एलोकेट करते 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 हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी निकाल बैठे होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट की भी। तो फिर हमने सोचा था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये है तो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी क्यों हमने हायर किए थे? ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो सके। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन पे मेरा खर्चा लगा है इनडायरेक्टली वो खर्चा भी लगा है। तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट की जो ग्रैंड टोटल खर्चा होता है हम उसको भी तकरीबन एक खास तरह का ओवरहेड काउंट करते हैं और उसको भी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में किसी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट थे और चारों ही सर्विस डिपार्टमेंट थे। एक मशीन 1 थी, एक मशीन 2 थी, एक इंस्पेक्शन था और एक पैकिंग डिपार्टमेंट था। फिर सवाल ने कुछ खर्चे दिए हुए थे और कुछ बेसिस दी हुई थी कि इन खर्चों को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे अपने इन सारी चीज़ों में। हमने उन खर्चों को एलोकेट किया, जैसे A और B या प्रोडक्ट A और B का तो खर्चा हमें नहीं पता लगा, लेकिन हमें चारों सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा ज़रूर पता लग गया। फिर उन्होंने हमें कुछ बेसिस दी थी और उनकी बेसिस पे एक एक करके एक हर सर्विस डिपार्टमेंट को उठा के उसकी कॉस्ट को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिवाइड किया था। तो एक चीज़ जो हमें बड़े अरसे से इस क्लास में अभी तक हम सीख रहे हैं वो ये है कि एक खर्चे को अगर ज़्यादा जगह पे डिवाइड करना हो तो किसी ना किसी बेस को यूज़ करते हुए आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और अब इसमें ये सर्विस डिपार्टमेंट भाई साहब भी आ गए कि इनके खर्चे को भी उठा के हम इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कल ये डिस्कशन करते हुए फिर हमने सवाल देखा था, सवाल लॉजिकली समझ आ गया था, बस सवाल में एक टेक्निकल कैलकुलेशन हुई थी यहाँ कि जहाँ डाटा मिनट्स में दिया था नॉर्मली यूनिट्स और आवर्स में दिया हुआ होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था। दूसरा एक अजीब सी स्टेटमेंट थी, उसने 50 उसके बनाए, 65 उसके बनाए, उसने 50 उसके बनाए, 35% उसके बनाए, तो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर जब हमने एक टेबल बनाया तो हमें पिक्चर क्लियर हो गई कि हाँ भाई A और B में मशीन 1 का कितना रोल है और मशीन 2 का, और हमने उतनी ही परसेंटेज के हिसाब से मशीन 1 और 2 के भी जितने खर्चे हैं वो एलोकेट कर दिए थे A और B पे। कल वाले सवाल को घर जाके जब आपने दोबारा देखा तो कोई उसमें अजीब सी बात, कोई चीज़ जो नहीं समझ आई हो? सब क्लियर है? कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? कोई परेशानी कन्फ्यूजन नहीं है। हमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइड करनी आ गई। गुज़िश्ता लेक्चर का नाम था एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट और साथ लिखा हुआ था ब्रैकेट में सिंपल। ये सिंपल एलोकेशन है। कहानी से ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब ये सर्विस डिपार्टमेंट भी एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे होते हैं। 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है? केस 1, सर्विस डिपार्टमेंट ओनली सर्विंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जैसा कल के सवाल में देखा था कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो जो सर्विस दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? सिर्फ प्रोडक्शन को। तो बहुत आसान से है, टोटल जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, वो एलोकेट हो जाएगी टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन एनी बेसिस। कोई भी बेसिस जो सवाल में दी हुई हो, नहीं दी हुई तो हम थोड़ा सा हिसाब लगा लेंगे। जहां सब कुछ फ्लॉप हो जाए तो नंबर ऑफ यूनिट तो एक हिसाब है ही है ना हमारे पास।
ये सबसे सिंपल सोल्यूशन वो है। केस 2, एनी वन सर्विस डिपार्टमेंट also serving to other service departments as well. अगर ऊपर वाले केस को मैं मैथमेटिकली यहाँ लिखने की कोशिश करूँ तो फॉर एग्जांपल ए, बी और एक्स वाई थे। फर्ज करें एक्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट है, यहाँ खर्चा था, यहाँ खर्चा था, सारा खर्चा था और फिर उसका एक टोटल निकला था इन सब का। फिर हमें पता लगा एक्स ए और बी को सर्व कर रहा है, तो हमने एक्स वाली अमाउंट उठा के ए और बी में तकसीम कर दी और एक्स को कर दिया था 0। फिर हमने वाई पकड़ा और उसको भी इसी तरह से ए और बी पे तकसीम कर दिया और वो भी 0 हो गया। ये पहला सिंपल केस था जहां सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सर्व कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। केस 2 क्या है? एनी वन सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्सो सर्विंग टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो सिचुएशन ये हुई कि ए, बी, एक्स और वाई, इनमें कुछ अमाउंट्स लिखी हुई थी और फिर उन्होंने कहा कि ये जो y है ये सिर्फ a एंड b को सर्व करता है, लेकिन ये जो x है ये बड़ा जालिम है, ये a को भी सर्व करता है, b को भी सर्व करता है और y को भी सर्व करता है। अगर सवाल ये कहे कि आपका एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्व कर रहा है, तो फिर थोड़ी सी ट्रिक ऐड हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये y का जो खर्चा है अगर मैंने इसको a और b में एलोकेट कर दिया और जब मैं x का खर्चा एलोकेट करने बैठूंगा तो वो कुछ a के सामने आएगा, कुछ b के सामने आएगा, कुछ y के सामने, तो कहानी फिर से ख़राब हो जाएगी। तो इस केस में हमें पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देना है जो दूसरों को भी सर्व कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा रूल रखेंगे, एलोकेट that service department first and then others। ये गोल्डन रूल हमारे पास आ गया। फर्ज करें यहां लिखा हुआ है 300 रुपए और यहां लिखा हुआ है 400 रुपए। ये जो y है के 400 रुपए हैं ये a और b में डिवाइड होने हैं और जो x के 300 रुपए हैं ए, बी और वाई में डिवाइड होने हैं। तो अगर मैं पहले वाई को 0 कर दिया, 400 माइनस करके बाकियों में डिवाइड कर दिया, जब 300 को डिवाइड कर रहूंगा तो वाई में फिर कुछ आ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि पहले वो वाले भाई साहब जो ज़्यादा को सर्व कर रहे हैं उनको तकसीम कर लिया जाए। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने 300 को डिवाइड किया और फर्ज करें वो 100, 100 और 100 डिवाइड हो गया, एक्स निल हो गया, वाई में क्या आ गया, अब y ने a और b में सिर्फ डिवाइड होना है। तो जब y में से 500 निकालेंगे इनमें डिवाइड करेंगे तो दोनों 0 हो चुके होंगे। लेकिन अगर मैं उल्टा चला होता, पहले मैंने y को डिवाइड कर लिया होता और फिर x डिवाइड करता तो y में फिर एक अमाउंट आ जाती और फिर मुझे y को दोबारा से डिवाइड करना पड़ता। तो अगर कम से कम अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा है जो एक से ज़्यादा किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है, तो पहले इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट वो करेंगे, बाद में दूसरों की। यहां तक बात समझ आई? तीसरा सबसे पेचीदा सिनेरियो, केस 3, ऑल सर्विस डिपार्टमेंट्स सर्विंग टू ईच अदर एज वेल। जितने सर्विस डिपार्टमेंट वो एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे हैं। क्लीनिंग वाले कैंटीन वालों की सफाई भी करके जाते हैं, क्लीनिंग वाले कैंटीन वालों की सफाई भी करके जाते हैं और कैंटीन वाले क्लीनिंग वालों को भी खाना प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें होता ये है कि जब हम पहले क्लीनिंग का खर्चा उठा के सब पे डिवाइड करते हैं
तो कैंटीन में कुछ चीज़ एंड हो जाती है, फिर कैंटीन का खर्चा उठा के जब सब में डालते हैं तो क्लीनिंग वालों के सामने अमाउंट आ जाती है, फिर उसको जब दोबारा डिवाइड करते हैं। तो इस केस में जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसके दो तरीके हैं। पुराने ज़माने का तरीका होता था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आप रिपीट करते रहें, आप पहले डिवाइड करें, फिर जो जवाब आया फिर डिवाइड करें, फिर जो जवाब आया फिर डिवाइड करें, फिर जो जवाब आया डिवाइड करते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट छोटी छोटी होती है, 0 या 1 तक पहुंच जाएंगे। कम से कम 7-8 दफ़ा ये हरकत रिपीट करनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना लें। दो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, तो आप एक्स और वाई की एक ऐसी इक्वेशन बना दें जिसको सॉल्व करने से पता लग जाए कि कितना एक्स का खर्चा जाएगा सब पे और कितना वाई का खर्चा जाएगा सब पे। अब ये सुन के तो अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ क्या समझ आ रही है? पक्की बात है? किताब को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा दो तरह के केसेस हैं। एक केस 1 हमने कल देख लिया था। केस 2 क्या है? However, in some cases, one or more service department use other service department. In such a case, cost of that service department shall be distributed first. अब ये एक्सट्रैक्ट है जो मैंने आईकेप की किताब से उठाए कि आईकेप की किताब ने उसका जो हमें तरीका बताया कि चलो ठीक है, आपके पास बजाय इसके कि हम आईकेप की किताब को जा के देखेंगे वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, वो आपके सामने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है। केस 3, in some cases structure become complex जहाँ service department share services with each other. For example, department X provides services to each other as well as production department. In such a case, reciprocal apportionment of cost is carried. एक दूसरे की कॉस्ट एक दूसरे के ऊपर जा रही होती है, तो ऐसे में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरफ भी जा सकते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ भी जा सकते हैं। आईकैप अगर हमें कुछ नहीं कहेगा तो हम इक्वेशन बना के फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और अगर वो पाबंद कर देगा कि आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमने उसी को करना है। तो हमने कल वाले केस की एग्जांपल देखी थी, अभी केस 3 की हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे होंगे। केस 2 के आगे मैंने रेफरेंस के तौर पे एक सवाल नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 2021 का। ये केस 2 का था। ये ज़्यादातर या बिल्कुल सीधा बनाता है या ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाता है। तो ये दरमियान वाले केस की एक एग्जाम्पल हमें नज़र आती है, स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर मौका मिला तो उसको भी बीच में छेड़ा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों मेथड्स को एक ही तरह के सवाल से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, उसका खर्चा है 7 लाख। डिपार्टमेंट 2 का खर्चा 3 लाख, 3 का खर्चा, और सर्विस डिपार्टमेंट में कैंटीन का खर्चा 78,000 और बॉयलर का खर्चा। बड़े अच्छे हैं। एग्जाम्पल शुरू ही यहाँ से की है कि हमारे पास एंड रिजल्ट आया हुआ है। आईकैप इतना अच्छा नहीं है, वो पहले एक बड़ा सवाल देगा जिसमें आपने कुछ 10-11 तरह के खर्चों को एलोकेट करते 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 जवाब तक पहुँचेंगे। जब जवाब पे पहुँचेंगे तो वहाँ से अगला पोर्शन शुरू होगा कि अब हमने इसको तकसीम कैसे करना है। जैसे अगर आप याद करें तो कल परसों तक हम सवाल देखते थे तो इतने सारे खर्चे उठा के उसको हम एलोकेट कर रहे होते थे। क्या यहाँ तक आपको डाटा समझ आ रहा है? हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स की टोटल कॉस्ट यहाँ पे आई हुई है, और मुद्दा ये है कि कैंटीन और बॉयलर सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने इसके खर्चे को उठा के सब में तकसीम करना है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी मैं चाहता हूँ कैंटीन और बॉयलर के आगे 0 लिखा हुआ हो और इसके खर्चे उन तीनों पे एक ख़ास तरीके से एलोकेट हो गए हो। Cost of running the canteen are apportioned to each department on the basis of estimated use of canteen by employees in each department। उनका कैंटीन का खर्चा तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं हम उस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। बॉयलर हाउस का जो खर्चा है वो होता है एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ पावर बाय ईच डिपार्टमेंट। तो हो सकता है सवाल आपको डाटा दे दे इतने इतने एम्प्लॉयज़ हैं हर जगह और इतनी इतनी कंजम्पशन है, तो आप एम्प्लॉयज़ के हिसाब से एलोकेशन कर दें एक की और दूसरे के हिसाब से एलोकेशन कर दें दूसरे की। लेकिन इधर इन्होंने ज़रा ज़्यादा आसान काम कर दिया। उन्होंने कहा भाई कैंटीन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो 40% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के लिए हो रहे हैं, 20% 2 के लिए हो रहे हैं, 30% 3 के लिए हो रहे हैं, और 10% टोटल कितना हुआ
100% पूरा हो गया, ठीक है। बॉयलर के खर्चे 30% वो डिपार्टमेंट 1 के लिए करते हैं, 30% 2 के लिए करते हैं, 20% 3 करते हैं, लेकिन वो जालिम कैंटीन को भी सर्विस दे रहे हैं, तो उनके खर्चों का 20% कैंटीन को भी जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये वाला खर्चा है इसकी ये लोकेशन दी हुई है और जो ये वाला खर्चा है इसकी ये लोकेशन दी है, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो एक डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट में नजर आएगा और वहां से निकालेंगे तो पहले वाले में नजर आना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है लॉजिकली कि प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ने क्या तरीका निकाला, उसने कहा मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, कभी ना कभी तो कोई जवाब तक पहुंच ही जाओगे। टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स, कि अगर एक एम्प्लॉई का जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे कर दे तो जितना टैक्स उसने पे किया होता है वो एक बेनिफिट काउंट करके उसकी टैक्सेबल इनकम में फिर से ऐड कर देते हैं। तो जब उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देते हैं तो उस पर टैक्स पड़ता है, और जब वो टैक्स पड़ता है तो पता लगता है वो टैक्स भी एम्प्लॉयर देगा, और जब वो एम्प्लॉयर देगा तो वो टैक्स पे जो टैक्स है वो भी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। तो कुछ टीचर क्या करते हैं उसको 3-4 स्टेप तक बार बार कैलकुलेट करके अमाउंट कम करते हैं, कुछ टीचर जरा ज़्यादा से आने उसकी इक्वेशन बना देते हैं, फ़ौरन से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मौका मिलेगा तो हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर जालिम ने कह दिया कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करो तो हम ऐसे करेंगे। अब सिर्फ इसको समझते हैं हो क्या रहा है। इनिशियली 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 78,000 और 1 लाख ही समझ आ रहा है। हमें ये पता लगा है कि एक बॉयलर डिपार्टमेंट और एक कैंटीन डिपार्टमेंट है। जो बॉयलर डिपार्टमेंट है उसके खर्चे को हमने एलोकेट करना है 30-30-20-20 की रेशो से। पीछे हमारे पास सवाल ने डेटा में हमें क्या दिखाया था, बॉयलर 30 उसे देगा, 30 उसे देगा, 20 इसे देगा और 20 ऐसे देगा, और इसकी परसेंटेज थोड़ी सी फर्क थी। तो सबसे पहले हमने कहा एक काम करते हैं यार, बॉयलर को तो साफ करते हैं। हमने बॉयलर में से ये 1 लाख उठा के माइनस कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया उस रेशो में जो दी हुई थी कि भाई बॉयलर वाले 30% इनके लिए खर्चा करते हैं, 30% इनके लिए, 20% इनके लिए और 20% कैंटीन वालों के लिए। तो मैंने ये लाख इधर से माइनस कर दिया और ये बाकी सब में डिवाइड कर दिया। इन दोनों का दोबारा टोटल किया तो ये 0 था और ये था, तो मैंने कहा चलो एक को तो मैंने निपटा दिया, अब दूसरे से लड़ते हैं। ये भाई साहब 98,000 है और इसने डिवाइड होना है 40, 20, 30 और 10 की रेशो में। तो मैंने 98,000 का 40% लिया, ये जवाब आ गया, 20% लिया, ये जवाब आ गया, 30% लिया, ये जवाब आ गया, और 10% लिया, 10% ये उसको भी सर्व करता है बॉयलर को, ये जवाब आ गया। अब जब टोटल किए तो पता लगा ये 98 में से 98 माइनस होके 0 हो गया, लेकिन वो भाई साहब जिसको मैंने 0 किया था अब 9800 आ गया। चलो पहले कहानी 1 लाख की थी, अब 9800 रह गया, इसको साफ करना आसान है। अब क्या करूं, 9800 किस रेशो से डिवाइड होगा, 30-30-20-20। मैंने जनाब दोबारा से फिर से हिम्मत की, अल्लाह का नाम लेके, और फिर से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके इसको 0 करके अभी सुख का सांस लिया था कि अचानक से नज़र आया कि जिसको मैं 0 कर बैठा था वहाँ 1960 रुपये आ गया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तो मेहनती इंसान हूँ। मैंने इस 1960 को उस रेशो में दोबारा से डिवाइड करके इसको 0 कर दिया, इसको 0 करके हटा था तो इधर 196 रुपये लिखे नज़र आए। फिर इसको डिवाइड किया तो इधर 39 लिखे नजर आए, इसको डिवाइड किया इधर 4 रुपये लिखे नजर आए, इसको डिवाइड किया तो तकरीबन हम 10 के आसपास पहुंच गए। थक हार के सुख का सांस लिया और जितने टोटल्स बन रहे थे टोटल किए, इन दोनों को मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 0 कर दिया है। और यहाँ जितने भी 1 रुपये, 12 रुपये, 39 रुपये, 588 जो चिल्लर यहाँ पे डल रहे थे उनको वो करके मैंने एक ग्रैंड टोटल निकाल लिया। और मैं बड़ा खुश हो गया कि मैंने दिमाग कम इस्तेमाल की और कैलकुलेटर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, और मैंने अपने सारे सर्विस डिपार्टमेंट 0 कर दिए। अब समझ आया प्रॉब्लम था क्या, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों के साथ किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी कॉस्ट वो करना शुरू कर देता है, और फिर जब उस वाले को एलोकेट करें तो इसको सर्व कर रहा होता है। हम यहाँ से आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये कहानी नहीं समझ आएगी।
क्या ये कहानी समझ आ रही है? पक्की बात है, हम बहुत मुश्किल बातें तो नहीं कर रहे, ये कहानी क्लियर है। इसका मतलब है पेपर में इससे ऊपर चल रहा होगा एक बड़ा सवाल, ओवरहेड्स होंगे। ओवरहेड्स पहले पता नहीं कौन कौन से तरीके से डिवाइड हो रहे होंगे, तो 8-10 ओवरहेड्स होंगे जो कि 4-5 डिपार्टमेंट्स और उसमें डिवाइड हो रहे होंगे। फिर एंड पे हमारे पास ये इस तरह की अमाउंट्स आ जाएंगी। फिर सवाल हमें अगली इन्फॉर्मेशन देगा कि अब सर्विस डिपार्टमेंट के साथ क्या करना है, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट पहले दुआ करेंगी कि अल्लाह करे सर्विस डिपार्टमेंट इस वाले रूल में आ जाए। केस 1 के सर्विस डिपार्टमेंट वो कहें कि भाई ये सिर्फ ए और बी को सर्व करते हैं, ABC को, और उसके अलावा कुछ नहीं करते, तो हम पहले एक को खाली करें ABC में फेंकें, फिर दूसरे को खाली करें और ABC में फेंकें, और हाथ झाड़ते हुए आगे चले जाएं। केस 2 भी मुनासिब है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट होगा जो ज़्यादा बेहूदगी कर रहा होगा और वो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा होगा, तो पहले उस बड़े वाले को निपटा देंगे, उसे ज़ीरो कर देंगे। फिर वो जो बेचारे मासूम से हैं जो सिर्फ कर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस रहे हैं, उनकी बारी आएगी। लेकिन अगर ये सबके सबको सर्विस दे रहे होंगे तो फिर ज़्यादातर इस तरह के सवाल में 2 सर्विस डिपार्टमेंट होंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व नहीं हो सकते। और ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 से ज़्यादा का मतलब है हमारी दिक्कत 3 गुना बढ़ जाएगी। तो फिर अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक लंबा लेकिन कम दिमाग इस्तेमाल करने वाला तरीका ये है कि बस उसको उठा के फेंकते रहो, डिवाइड करते रहो, होते छोटा होते ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका, साइमल्टेनियस इक्वेशन बना ली जाए। साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह से बनाएं? कैंटीन के अंदर असल में कितना पड़ा हुआ है? 78,000। मैं लिख सकता हूं कि कैंटीन के अंदर C इज इक्वल टू 78,000 लिख सकता हूं। और बॉयलर में कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख। ये तो मुझे नजर आ रहा है और आपको नजर आ रहा है, लेकिन कैंटीन को 78,000 के अलावा कोई और भाई साहब से भी कुछ मिलेगा। बॉयलर अपने खर्चे का कितना % दिया करेगा सी को? 20%। तो मैं लिख सकता हूं कि सी में इसका 78,000 तो हमेशा आएगा, और वो जो बी है उसका 0.2 आएगा। तो जब भी मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो सी में 78,000 तो है ही है, प्लस उसमें बी का 0.2% है, और बी में लाख तो है ही, उसको कहीं और से भी कुछ मिलेगा, सी से मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.1। तो क्या ये 2 इक्वेशंस नहीं बन गई? आपने बचपन से एक्स और वाई के नाम से इक्वेशंस देखी हुई हैं, तो कोई बात नहीं, सी और बी से सॉल्व कर लेते हैं। या आप कहते हैं मान लें सी इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू वाई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 78,000 प्लस 0.2 वाई, और मैं कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू 100,000 प्लस 0.1 x। बचपन में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी, अभी बड़े होके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप इनको बराबर करके ऊपर नीचे रख के क्रॉस कर लें, और एक तरीका ये है कि किसी एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दें। ये हमारे पास x की वैल्यू लिखी हुई आ रही है, ये y वाले भाई साहब में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू, साइड पे ले जाते हैं यहाँ, y इज इक्वल टू 100,000 प्लस 0.1 इंटू एक्स पुट होना था, और x क्या है? 78,000 प्लस 0.2 y। थोड़ा सा सॉल्व करें, मुश्किल काम मैं कर देता हूं, यहां लाख आएगा। ये भी मैं कर सकता हूं, वैसे बहुत आसान सा है। 7800 78,000 का ज़ाहिर है 10% 7,800, और ये 0.1 इंटू 0.2 y 0.02 y आ गया, और y यहाँ इकट्ठा। आपको पता है ऐसे में हम नंबर इकट्ठे कर देते हैं और वेरिएबल इकट्ठे कर देते हैं। तो
एक है मैं अगला स्टेप पूरा लिखूं और एक मैं लिख दूं 0.98y, तो आप बहुत माइंड तो नहीं करेंगे। ये 0.02y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y में से 0.02y माइनस करेंगे तो 0.98y बचेगा, और इधर 1 लाख प्लस तो क्या मुझे y बता सकते हैं? और कम से कम इस कैलकुलेशन में पूरी क्लास का जवाब टैली होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, राउंडिंग कुछ भी नहीं है। 1,10,000 पूरा, कमाल हो गया। तो जब आपको y पता है तो क्या x निकाल सकते हैं? x भाई साहब तो थे 78,000 प्लस 0.2y, तो आपने 110,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया और जवाब में 78,000 ऐड कर दिया, तो मुझे बताएं x क्या निकलेगा? 1 पूरा। बेहतरीन। अब आप इस 1,10,000 और 1 लाख की अगर उस परसेंटेज से डिवीजन करेंगे तो स्लेट साफ हो जाएगी। जादू। x और y में पड़ा हुआ कितना है? 78 और 78,000 और 100,000, और इससे पीछे हम लोगों ने ये इनको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इसमें से लाख माइनस किया था उसको एलोकेट कर दिया था, और इसमें से फिर इतना माइनस किया था उसको एलोकेट कर दिया था। हमारे पास लिखे हुए होंगे 78,000 और 1 लाख, लेकिन माइनस करेंगे हम उतने। अब इतने में से उतने माइनस तो हो ही नहीं सकते। लाख में से आपने कितना माइनस करना है? 1,10,000। तो जब लाख में से 1,10,000 माइनस करेंगे तो आप तो माइनस में आ जाएंगे। चलो फिलहाल उस माइनस को यहाँ रखते हैं, बाकियों को डिवाइड कर देते हैं। कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम x को डिवाइड कर रहे होंगे तो x भी तो कुछ पोर्शन दे रहा होगा y को, वो उतने ही देगा जितना हमारे पास यहाँ ज़्यादा माइनस हो गया था। यानी रियाजीदानों ने एक सोल्यूशन निकाल लिया कि अगर आप इस मुद्दे को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेंगे तो ये मुद्दा हल हो जाएगा। क्या हमें ये बात समझ आ रही है? कागज पे देखते हैं इसे। लेट y इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड बॉयलर के और x इज इक्वल टू कैंटीन वाले। दिस गिव्स अस साइमल्टेनियस इक्वेशन, x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये इक्वेशन बनानी आई है। आसान हल क्या है कि जो कैंटीन में पड़ा है कैंटीन इज इक्वल टू वो, और जो बॉयलर में पड़ा है इज इक्वल टू वो, प्लस वो जो दूसरे डिपार्टमेंट ने अपना कुछ पोर्शन डालना है, तो C इज इक्वल टू 78,000 प्लस बॉयलर का कितने परसेंटेज इसके पास आना है, और बॉयलर इज इक्वल टू 100,000 प्लस कैंटीन की कितनी परसेंटेज इसके पास आनी है। बातें समझ आ रही हैं? रीअरेंज किया, कैलकुलेट किया, जिस भी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जाहिर है आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बेतहाशा तरीके हैं। हमने सबसे आसान वाला तरीका इस्तेमाल किया जिसमें को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कितनों से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे रखें, क्रॉस करें। हमने बस एक में से फिगर उठा के दूसरे में पुट कर दी और जवाब निकाल लिए। क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व की ये सबको समझ आया? ये सबको समझ आया। हमारे जो जवाब निकले थे इनके भी वो जवाब निकले नहीं। इनका 1,10,000 निकला है और 1 लाख, हमारा 1 लाख निकला था, 1,10 निकला था और 1 लाख नहीं। तो आप लोगों ने मुझे कोई और फिगर, अच्छा ठीक है, 1,10,000 और 1 लाख, तो इन्होंने भी अपने तरीके से किया लेकिन इन्होंने जवाब निकाल लिया इतना। दोबारा पुरानी सिचुएशन पे आते हैं। 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और यहाँ लिख दें 1 लाख और 1,10,000। 1 लाख को एलोकेट कर दें इन 3 पे और 1,10,000 को एलोकेट कर दें इन 3 पे। और यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ जो भी पीछे लिखा था वो लिखा रहे, यहाँ -1 लाख कर दें, उसको एलोकेट कर दें, और यहाँ -1,10 कर दें और उसको एलोकेट कर दें। जब हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन टैली होगी। अब अगेन अगर आपने पूरी फिगर लिया तो बस आप 30-30-20 करके आखिरी वाले को भूल जाएंगे। अगर आप नहीं भूलना चाहते तो भी मसला हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सामने प्रेजेंट करें, हो जाए? हाँ सर हो जाए, आपने मेहनत करनी है, हमारा क्या है।
मिटा दूं ये, मैं केस ये 3 था, हमारी पिछली सिचुएशन कहाँ तक पहुंची थी, यानी कि जो हमारे पास पिछली पिक्चर थी वो ऐसी थी कुछ 1 2 3 बी और सी, डिपार्टमेंट 1 2 3, पहले सी है बी है, सी और फिर बी, और इसमें अमाउंट्स क्या लिखी हुई थी 700,000, 300,000, 400,000, 78,000 और 100,000, और इसको हमने x कह दिया और इसको y कह दिया, और साइड पे कहीं हमने x और y की वो अमाउंट्स निकाल ली जिससे हमारी इक्वेशन टैली हो जाएगी। x की क्या निकली थी 100,000 और y की क्या निकली थी 110। तो ये वो आइडियल अमाउंट्स हैं जिनको तकसीम करें तो ये हमारा जो मसला है ये रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी मर्जी, सी को पहले डिवाइड करना है या बी को? सी। एक भाई ने ख्वाहिश की कि हमने सी को डिवाइड करना है, एलोकेट कर दें सी को। सी का हमारे पास परसेंटेज दी हुई थी 40 20 30 10। 40 यहाँ लिख दिया हमने, 40 20 30 और 10। सी एक्स है, एक्स में से हमने ये माइनस नहीं करना, जो हमने निकाला है 100,000 माइनस कर दिया, और किस रेशो में 40 20 30 10। चलें ये कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ। 40,000, 20,000, 30,000 और 10,000। इंटरेस्टिंगली ये भी अभी जीरो नहीं हुआ, जीरो ये भी नहीं हुआ। सी डिवाइड कर दिया, अब ये डिवाइड करते हैं, उसके बाद जादू से सब जीरो हो जाएगा। बी में हमने कितना माइनस करना है 1/10। 1/10 हमने यहाँ से माइनस करना है, और 1/10 को किस रेशियो में डिवाइड करना है 30 30 20। तो यहाँ मैं लिख दूँ एलोकेशन ऑफ बी, और वो हो गया 30 30 20 20। तो 1/10 का मतलब है 33 33 22 22, 33,000 33,000 22,000 22,000। आए जी टोटल निकालते हैं, 7,40,000 और 33, 7,77,000 73,000 773, 3,20,000 और 3,53,000 353,000, 4,30,000 और ये 452। मुश्किल 78,000 माइनस 100,000 प्लस 22,000, जीरो। इक्वेशंस ने जादू कर दिया। 100 प्लस 10 माइनस 110, तो ये हमारे पास जवाब निकला साइमल्टेनियस इक्वेशन से। देखिए रिपीटेड से क्या जवाब निकला था, जादू। उधर तोड़ तोड़ के, तरस तरस के, उलझ उलझ के, किलस किलस के, कर करके कैलकुलेशन, तोड़ 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 तोड़, अल्टीमेटली हम तकरीबन उसी ही आंसर के बहुत करीब पहुंच गए। और अगर डिफरेंस होता तो यहाँ एरर होता, वो परफेक्ट है चूंकि वो इक्वेशन से निकला है बिल्कुल टैली।
तो अगर पेपर में सवाल आ जाए और वो आपको ना बताए कि कौन से मेथड से डिवाइड करें, तो दिमाग यही कहेगा कि साइमल्टेनियस से डिवाइड कर लें, टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी। करना क्या है, भूल जाना है, वही चीज़ें लिखनी है उसी तरह से, साइमल्टेनियस इक्वेशन से करने के बाद एक जवाब निकालना है और फिर जो जिसका ये निकला उसमें से उतना माइनस करके एलोकेट कर देना है और जो दूसरे का निकला उसमें से उतना माइनस करके एलोकेट कर देना है। बाकी मैथ आपका फॉर्मेट खुद ही से कर लेगा। तो ये थे हमारे दो तरह के मेथड, यानी कि ओवरहेड्स के इस पूरे चैप्टर में अगर मेरे बताने वाला कुछ रह गया था तो वो यही था। अब आप आज़ाद हैं, चाहें तो 25 सवाल प्रैक्टिस करें, चाहे तो 5 सवालों को 5-5 दफ़ा प्रैक्टिस करें। अच्छी अप्रोच 5 सवालों को 5 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर नए सवाल में क्या होगा, एक आध लाइन आइटम ऐसा होगा जिस पे दिमाग इस्तेमाल करके कोई नई वैरायटी करनी होगी, उसका इससे ताल्लुक नहीं होगा, कोई मैथ में कहीं ना कहीं आपको उलझा देंगे। जैसे अचानक से हमारे एक सवाल में नहीं आ गया था डेप्रिसिएशन उसका उतने % है, तो ज़्यादातर सवाल 80 to 90% सेम होंगे और 20%, 10%, 15% उसमें कोई नई वैरायटी होगी। तो एक तरीका ये है कि हम 25 सवाल करें और हर सवाल में वो जो हर दफ़ा एक नई वैरायटी आई है उससे लड़ें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नई वैरायटी सीख ली, लेकिन 26वें सवाल में फिर एक नई वैरायटी मिलेगी। तो उससे क्या होगा, हम सवाल पे सवाल करते जा रहे होंगे, थकते जा रहे होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एक ये है कि 5 सवाल किए, एक दफ़ा समझ आई, फॉर्मेट बना, दोबारा वो सवाल किए, थोड़ी सी और समझ आई, थोड़ा सा बेहतर फॉर्मेट पे हाथ साफ हुआ। 5वीं दफ़ा ये होगा कि मुझे पहले से पता होगा सवाल सजाना कैसे है, वर्किंग पहली कहाँ दिखानी है, दूसरी कहाँ दिखानी है। तो कम सवालों को बार बार करने से कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और हमारी ग्रिप अच्छी आ जाएगी। फिर भी कभी बहुत मूड में बैठे और एक टॉपिक बहुत सुपर डुपर तैयार हो गया है, तो ठीक है जी, उसके पास पेपर उठा के ठकाठक प्रैक्टिस की जा सकती है। पास पेपर की एक किताब हम अवेलेबल आपको करेंगे सॉफ्ट में, जो थोड़ी सी अगर उसकी प्रिंट निकालना या फोटोकॉपी करना होगा तो महंगा होगा। उसमें यह है कि 2009 से लेके अब तक के पास पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट, मार्किंग स्कीम होंगे, लेकिन वो अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग मार्किंग स्कीम होगी और शुरू में एक इंडेक्स लगा होगा कि ये वाला सवाल पेज फलाना पे है, उसका सॉल्यूशन पेज फलाना पे है, एग्जामिनर कमेंट फलाना पेज पे है, मार्किंग स्कीम फलाना पेज पे है। दूसरा एक किताब तकरीबन 2 साल पहले एक पब्लिश हुई थी, वो यहाँ पे इनके पास स्टॉक में अवेलेबल है, और चूंकि स्टॉक में अवेलेबल है तो वो ये इधर बुक शॉप पे बहुत सस्ते में अवेलेबल करवाई जा सकती है। उसमें 2009 से 22 तक के सारे सवाल, सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट, मार्किंग स्कीम अरेंज हुए हुए टॉपिक वाइज उस तरह से पड़े हुए हैं। तो अगर खर्चा बचाना है तो हम ये कर सकते हैं कि वो वाली किताब सब्सिडाइज अमाउंट में अवेलेबल हो जाए काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ उसके बाद की जो 4 अटैम्प्ट्स हैं वो हम मैनुअली उसे देख लें और उसको बाद में कर लिया जाए। तो हो सकता है किसी दिन आप फ्री हों तो मैं कहूँ हाँ भाई अब बड़ा मज़ा आया, अब आपने करना ये है कि पास पेपर का सवाल नंबर फलाना घर जाके प्रैक्टिस करना है। तो आपके पास किताब मौजूद होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ सोल्यूशन भी होगा, और एग्जामिनर कमेंट में एग्जामिनर भी रोता हुआ नज़र आ रहा होगा कि बच्चों ने ये गलती की, ये गलती की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। तो वो एक अच्छी मज़े की प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम उसको कह दिया करेंगे वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 1 हम कहेंगे इस चीज़ को जो डेली की स्लाइड्स आपसे शेयर हो रही हैं। तो बाय द एंड ऑफ सेशन ये एक खास इंटरवल के बाद जितना हमने तब तक स्लाइड्स वगैरह शेयर की उन सबको कंपाइल करके एक छोटा सा किताबचा सा बन जाएगा, और वो बुक शॉप पे हम रख देंगे। तो वो इकट्ठे उसकी को जब आप पकड़ेंगे तो शायद वो 150-200 रुपये, 250 रुपये में वो आपके पास तब तक का एक सेट आ जाए, और फिर दूसरा सेट आपके पास बाय द एंड ऑफ सेशन, ताकि जो जो क्लास में सवाल हुए हैं उसमें क्या होगा, जो सवाल यहाँ पे स्लाइड पे मौजूद है, कुछ सवाल यहाँ मौजूद हैं, सॉल्व हम वहाँ कर रहे हैं, तो वो किताबचा भी ये बताएगा कि क्लास में किस तरतीब से हमने पढ़ा, और कुछ सवालों के सॉल्यूशन आपके रजिस्टर्स में मौजूद होंगे। तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ स्लाइड्स बचाएं, एक ये है कि आप कहें सर हम रजिस्टर पे तो करेंगे, आप भी बोर्ड पे करा दें, लेकिन उसका हमें कॉपी ज़रूर दे दीजिएगा सॉल्यूशन की। तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये बातें कुछ कुछ समझ आई? अगर समझ आई हैं तो मैं कम से कम एक सवाल तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अचानक से आपको नज़र आएगा और आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, इतना तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। स्प्रिंग 2012 में क्वेश्चन नंबर 2 आया था।
अवाम जो है ना जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा मैं करूँगा पहले सवाल, लड़ाइयाँ हो गई हैं, लोग जो है ना वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं सवाल करने के लिए। तो एक काम करता हूँ, ओए सामने हिंट मिल जाता है, ये गलत बात है, इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है पर्पल से। जो मैंने कहा इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो वो इस तस्वीर का हिस्सा बन चुका हुआ है। नाइट्रेट लिमिटेड एक कंपनी है, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाती है, उसकी 3 प्रोडक्शन के और 2 सर्विस के डिपार्टमेंट हैं। ये 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, 000 में कॉज भी है, और ये 2 सर्विस के डिपार्टमेंट्स हैं। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इस तरह से पोर्शन होती है, जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उसकी कॉस्ट 20% इधर, 40% इधर, 30% इधर और 10% उधर है, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई की 40, 20, 20 और 20 है। इंतहाई मासूम सा क्यूट सा सवाल ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करने के बाद मुझे ए, बी और सी की नई वाली कॉस्ट आप लोगों ने बतानी है। फिलहाल साइमल्टेनियस इक्वेशन से बताएं जो कि ज़रा फास्ट है, और फिर जस्ट फॉर आवर ओन प्रैक्टिस हम ज़रा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेंगे। और ये वो आइडियल टाइम आया जिसका कॉस्ट के टीचर को इंतजार रहता है, बच्चे सवाल कर रहे हैं और टीचर सुकून से बैठा हुआ है। वो हो इतनी भारी कुर्सी। और भाईजान आपने सवाल को जूम करना है, मेरे मायूस चेहरे को नहीं। इक्वेशंस तो सही बना ली है ना आपने, 16500 प्लस 0.2y ऐसी बनाई है।
हाँ जी, x में 16,500 तो है, और y का कितना हिस्सा आना है देखते हैं। ये इन्होंने y की एलोकेशन बताई हुई है कि y का 20% हिस्सा जाएगा x में। तो इक्वेशन है 16,500 प्लस 0.2y, और y में 10,600 तो है, प्लस y को x का कुछ हिस्सा मिलेगा। देखते हैं x का हिस्सा, ये x का हिस्सा है, x का कितना हिस्सा मिलेगा y को, 10%। तो ये इक्वेशन बनती हैं 16,500 प्लस 0.2y, 10,600 प्लस 0.1x। मुझे लगा कि अगर आप में से कोई एक आध थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा हो तो मैं टाइम से रोक लूँ, आप जारी रखें। हो गया ना करें, जिससे हो गया है अब वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करें, ये उसकी सजा है। ठीक है, जो करते जा रहे हैं जाहिर है अभी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोग वो कर रहे हैं। आप इसी चीज़ को अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से ज़रा टकरे मारते रहें, देखें कि क्या आप उतनी ज़्यादा मुशक्क़त के बाद उसी के करीब पहुँचते हैं या नहीं, और मैं अगली गेम खेल लूँ। ये होता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के टीचर के मज़े। सवाल दे दिए बच्चों को, पानी पिया, चाय पी, मैसेजेस चेक किए, ईमेल्स देखी। x में 16,500 है। अब सवाल ये है कि y का कितने % x में जाया करेगा हर दफ़ा। ये सर्विस डिपार्टमेंट y है, जिसके बारे में लिखा है कि इसका 40% a को दिया करेंगे, इसका 20% b को दिया करेंगे, इसका 20% c को दिया करेंगे, और इसका 20%, इस y का 20% दिया करेंगे x को। ये इस तरह से पढ़ना है इसे। मुझे यही डाउट था, इसलिए मैं बीच में उठा और मैं जज्बाती हो गया, हालांकि सामने वो थोड़े से हिंट लिखे रह गए थे, वो देखिए ऊपर।
नहीं, अगर एंड पे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने कहा कि 0.98 आ गया है, तो अगर एंड पे 1, 1.5, अगर हम 1 के करीब करीब पहुंच जाए, 1 या 1 से कम, इवन 2 तक भी, तो छोड़ दें बस। उससे नीचे को अब हम राउंड ऑफ करके कहेंगे बस अल्लाह शुक्र। राउंड लगाएं क्लास का, कहाँ तक पहुँचे। और इधर राउंड कर दें, इसे राउंड अप करके पूरा कर दें, मतलब नियरेस्ट 1 तक। ठीक है, जंग जारी है। अच्छा नहीं, एंड पे पहुंच गई है कहानी, ठीक है। हाँ बस टोटल कर लेना है। नहीं, शुरू की सारी रोज और पीछे वाले सारे। पंद्रहवीं रो तक मसला आ रहा है मुझे लग रहा है, उससे आगे के सारे बच्चों ने। जी बिल्कुल। एक भाई ने कहा कि जो x और y की वैल्यू है ये भी कैलकुलेटर से आ जाती है। यस, इफ़ यू आर वेरी गुड एट कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, जो कि बहुत सारे तरीके से हो सकती है, तो पॉसिबल है। असल में चूंकि वो इतनी छोटी कैलकुलेशन थी, फिर मैंने कहा आप कहेंगे सर हर बात को ना ज़बरदस्ती मैथ के अंदर घुसा देते हैं और कहते हैं बस कैलकुलेटर के चैंपियन बन जाओ, तो ऐसा ना हो कि आप ऑफेंड होना शुरू हो जाएं और आप कहें कि नहीं भाई मैं इतना तूफ़ानी नहीं हूँ। लेकिन जिनको कैलकुलेटर यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वो कैलकुलेटर से एक झटके में एक्स और वाई निकाल सकते हैं। लेकिन कम से कम इक्वेशन लिखें और नीचे लिखें यूजिंग कैलकुलेटर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल, ताकि उन्हें ये ना लगे कि आपने कोई तुक्का लगाया या साथ वाले बच्चे का चोरी कर लिया देख के। तो या तो उनको सॉल्व करके तरीका दिखाएं। अगर सवाल इतना छोटा है तो कई दफ़ा ना वो सॉल्व करके तरीका दिखाने की भी एक वैल्यू होती है, वरना बहुत ही झटका हो जाए। तो नंबर भी तो बड़े मुनासिब है ना, 10 नंबर हैं, अच्छे खासे नंबर है, तो इसके लिए अगर थोड़ा बहुत हम वर्किंग दिखा दें तो हर्ज कोई नहीं है। बहरहाल असल सवाल, अगर मैं कहूँ असल सवाल इतना छोटा नहीं होता, तो ये भी तो एक असल सवाल है। मूड पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर हो सकता है ज़्यादा मूड में बैठा हो तो वो 3-4 नंबर बढ़ाए और सवाल बहुत बड़ा बना दे। हाँ जी, तकरीबन जो है ना, रो नंबर 10 तक तो बच्चे नज़र आ गए, और उससे आगे के बच्चे तो जो है ना वो बिल्कुल ही अलग अलग रोज़ है ना, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो बहरहाल मेरे ख्याल में आप लोग सब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक दफ़ा ज़रा काम करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं किताब वालों से। सोल्यूशन है, सोल्यूशन गायब हुआ है। मैं सोल्यूशन रखा होगा, फिर मैं सोचा होगा कि इसके ऊपर हम लिखेंगे, लेकिन अब हम चूँकि बोर्ड पे लिख रहे हैं तो किस सोल्यूशन तक पहुँचे आप लोग मुझे बता दें, ताकि मैं उसको सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूं, ताकि ज़रा अच्छी सी फीलिंग आ जाए सबको। एंड रिजल्ट क्या निकला, ए, बी और सी। ए को कितना मिला बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन,
64,800। क्या सब लोगों के ए को इतने ही पैसे मिले हैं टोटल? बी 60,100। क्या सब लोगों का बी इतना ही तगड़ा है? और सी 46,200। और अगेन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में एक आध रुपए का प्लस माइनस एरर पॉइंट्स में ही है, ज्यादातर पॉइंट्स में। जब आप तोड़ तोड़ के बहुत नीचे ले गए होते हैं, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो आपने किसी एक स्टेप पे एलोकेशन में हो सकता है गलती की हो या इक्वेशन में गलती की हो। तो क्या सवाल समझ आया? दामन वक्त में अभी भी गुंजाइश है और मज़ा आ रहा है। FR1 में इतने मज़े होते हैं कि एक दफ़ा गेम समझ आ गई, उसके बाद पूरा सवाल आपके हवाले है और टीचर साइड पे बैठ के जो है ना वो मोबाइल यूज़ करे। अगर समझ आ जाए तो बहुत मज़ेदार है कॉस्ट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लड़ना है। अगर आप और से देखें तो लॉजिक है थोड़ी सी, और ज़्यादातर सवाल में आप क्या कर रहे हैं, दिस को उससे मल्टीप्लाई, उसको उससे डिवाइड, उसको इस तरह से। तो दिस इज़ मोर ऑफ अ मैथ एंड लेस ऑफ अकाउंटिंग। ये वाहिद अकाउंटिंग है जो अकाउंटिंग की तरह बोर नहीं है। इसी वजह से लोग इससे डरते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो कहता है कि भाई मैं दिमाग संभाल के रखना चाहता हूँ आगे के पेपर्स के लिए, बस टीचर आए और हर दिन मुझे सवाल कराता रहे। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हमारे एक टीम मेंबर था, मैं पिछले पिछले पेपर से 2 दिन पहले उसके पास से गुजरा, तो वो भाई साहब जो है वो सामने लेक्चर प्ले करके एक अकाउंटिंग के टीचर के लेक्चर को सुन रहे थे। मैंने कहा यार तुम्हारा तो 2 दिन बाद पेपर है। कहा हाँ। मैं कहा तो इस टाइम पे तो तुम अपने सवालों की प्रैक्टिस करो, पास पेपर्स को करो, अपना हाथ चालू करो, रजिस्टर को वो करो। उसने कहा नहीं सर मैं खुद करता हूँ तो परेशानी होती है, सर की वीडियो चल रही होती है तो सवाल आराम से सॉल्व हो रहा होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो लॉजिक को तो उसने पकड़ा नहीं कि टीचर करा क्या रहा है। उसने देखा बस जो टीचर कर रहा है मैं उसकी पैरवी करता रहूँ, मुर्शद के पीछे पीछे चलूँगा, हमेशा जन्नत तक पहुँच जाऊँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुर्शद ने आपको सवाल करा दिया, लेकिन आपको एक तरीका सिखाया, आपको एनेबल किया। अब आपने मुर्शद डिपेंडेंसी से निकलना है। आपको वो तरीका समझ आ गया तो आप सवाल देखें और चाहे मुर्शद को प्ले करें, लेकिन पहले एक दफ़ा सवाल देख के मुर्शद को पॉज कर लिया, सवाल सॉल्व किया, फिर अपने किए हुए सवाल को ज़रा देखा कि वो किस तरह से करा रहे हैं और कौन सा स्टेप आप थोड़ा और खूबसूरत कर सकते थे जिससे आप वो सवाल करते। तो मुर्शद की 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें उस सवाल की, लेकिन वो सवाल जब भी रिवाइज करते हुए आपने करना है तो खुद करना है, अपने आप को इनेबल करना है, टीचर डिपेंडेंसी से निकलना है। तो कॉस्ट में हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि हमें सवाल करने आ जाए, हमें प्रॉब्लम से लड़ना आ जाए। फिर हर सवाल में होगा ये कि एक आध ऐसी लाइन होगी जो थोड़ी टेढ़ी होगी, बाकी सवालों से डिफरेंट होगी। वो आईकेप की ख्वाहिश होती है। आईकेप एक सीधा सवाल पकड़ता है, फिर कहते हैं मज़ा नहीं आया। इतने आराम से अगर हो जाए तो फिर बच्चे बैठ के सोच रहे होंगे कि नहीं गलत है कुछ, तो उसमें अचानक से कोई एक लाइन आइटम पकड़ेंगे, उसकी टांग तोड़ देंगे, उसको थोड़ा सा घुमा के उसका जुमला बदल के ऐसा पेचीदा कर देंगे कि उतनी डिफ़िकल्टी ऐड हो जाए सवाल में। क्योंकि स्टेप्स के नंबर हैं, अगर 80% ऑफ द सवाल आपका हो रहा है और ऊपर का 20% ज़रा एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हो रहा है तो दिक्कत नहीं करनी। अगर नहीं पकड़ा जा रहा उसकी जगह एक एज्यूम फिगर लिखनी है, जवाब लिखने और आगे बढ़ जाना है। अगर एंड ऑफ पेपर पे टाइम बचा तो आके उस पर अच्छी तरह से दिमाग लगा के उसमें से क्या निकलता है वो निकालने की कोशिश करनी है। तो कॉस्ट में एक बहुत अहम चीज़, अवॉइड परफेक्शनिज्म। सवाल से प्यार नहीं करना। अगेन जाहिर है जब स्टूडेंट होते हैं, हमारे ज़माने में हमें को बहुत ज़्यादा गाइड नहीं करता था। मुझे अपने स्टूडेंटशिप के ज़माने में बड़ा मज़ा आता था। ब्रेक इवन बड़ा फेवरेट टॉपिक होता था, बड़ी सारी मैथ होती थी, उसमें बड़ा दिमाग लगता था। पेपर में सवाल आया 12 नंबर का, मैंने कहा रे ब्रेक इवन का सवाल आया, सबसे पहले ये करूँगा। सवाल करना शुरू किया तो करते करते एहसास हुआ कि थोड़ा सा टेढ़ा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ। कर करके उसे प्रैक्टिस करते 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 करते, और ज़िद थी, मैंने कहा ये 12 नंबर तो मैंने पूरे लेने हैं। 1 घंटा गुजरने के बाद वो सवाल बहुत अच्छे से मैंने कर लिया था, लेकिन 1 घंटा गुजर चुका था और 12 नंबर का पेपर हुआ था। ये तो मुझे पता था कि इसमें से 11 से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसके बाद हाथ पैर फूल गए क्योंकि एक बड़ा पहाड़ पेपर खड़ा हुआ था और 2 घंटे थे। रीडिंग टाइम हमारे ज़माने में होता नहीं था। मैं कुछ 65 नंबर का टोटल पेपर अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन पहले घंटे वाला जो था वो बड़ा परफेक्ट हुआ था, अगले घंटे में भी बड़े अच्छे वो थे, तो मेरा पेपर पास हो गया था। कॉस्ट का ये एक फ़ायदा है कि अगर कुछ सवाल अच्छे एक्यूरेट हो गए हों तो भी आप पास होने के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि शायद मुझे मेरे ज़माने में एक टीचर ने बताया होता कि सवाल अगर आखिरी 20% पे फंस जाए
और अब टाइम ज़्यादा मांग रहा हो और उतने नंबर ना दे रहे हो तो छोड़ दो, तो हो सकता है मैं आधे घंटे के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि मैं तकरीबन 90% सवाल कर चुका था। अब ऊपर की 10% की लॉजिक समझना, उसको कागज़ पे लिखना, उसको कैलकुलेट करने में, उस जिद में मैंने आधा घंटा लगा दिया। शायद उस आधे घंटे से मुझे 1 या 1.5 नंबर इजाफी मिला होगा। लेकिन अगर मैं उस सवाल को छोड़ के भाग जाऊं और मैं किसी और सवाल पे वो आधा घंटा दूं तो मैंने उसमें से 8-9 नंबर तो कम से कम निकाल लेने थे, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। वो अल्लाह का करम है कि फेल नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ जी ये एग्जांपल है तो देखो कितनी दर्दनाक एग्जांपल है, एंड पे हीरो मारा गया, तो हीरो एंड पे बहरहाल इत्तफाकन बच गया, शायद वो 1-8 नंबर से ही बचा होगा। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हीरो ने मोंगी मारी थी, उसे इतना जज्बाती नहीं होना, एक सवाल से प्यार नहीं कर लेना, इतने जुनूनी नहीं हो जाना। होता ये कि जब हम सवाल करते 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 ना हमें एक मिजाज बन जाता है कि मैंने सवाल, वो नहीं होता बैलेंस शीट टैली करके ही उठना है, वो परफेक्शन जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देती है। इतना जुनूनी नहीं हो जाना हमने किसी सवाल के पीछे, हो जाए खतरों से टक्कर। अब मैंने तो जगह जगह हर 2-3 स्लाइड के फासले पे मुख्तलिफ सवाल सजाए हुए होते हैं। एक सवाल है तो ओवरऑल बड़ा मज़ेदार सा, लेकिन आप लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, इस वक्त टाइम कितना है? क्या ये वाला सवाल, क्या ये वाला सवाल, ये सवाल लग रहा है कुछ कुछ। इसके पार्ट बी को इग्नोर किया जा सकता है। आपको शायद याद हो तो मैंने एग्जैक्टली सवाल का कहीं जिक्र किया था। वो जो केस 2 है ना, कि कभी कभी एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट होता है जो दूसरों पे डिवाइड हो रहा होता है लेकिन सारे सब पे डिवाइड नहीं हो रहे होते, तो ये उस तरह का सिनेरियो है। इसमें हमारे पास कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए और बी, और सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। तो जो एक्स है वो सिर्फ ए और बी को सर्विस दे रहा है, जबकि जो वाई भाई साहब है वो ए, बी और एक्स को सर्विस दे रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो पहले कैसे साफ करेंगे, बड़े वाले को जो ज़रा ज़्यादा को सर्व कर रहा है उसको माइनस करेंगे, फिर बाकियों को माइनस करेंगे। अब इसमें कुछ और कैलकुलेशंस भी, आप सबको इग्नोर कर दें। आपने पहले ये 4 तरह के खर्चे हैं और ये आपके पास मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन है। पहले आपने इन खर्चों को सब में एलोकेट करना है, और फिर जो जवाब में सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है उसको आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में फेंकना है। इग्नोर कर दें सवाल की बाकी रिक्वायरमेंट, छोड़ दें। मैं ही चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ दरमियान वाली वो कैलकुलेशन, तो क्या ये आप अभी कर सकेंगे या होमवर्क के तौर पर कर सकेंगे? लेकिन आप होमवर्क करेंगे तो फिर आपसे जो है वो फिर अगले दिन पहले होमवर्क चेक होगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और अब तो हम इस काबिल हो गए हैं कि हम टेस्ट के लिए तैयार बैठे हुए है ना, वो टेस्ट जिसका पिछले हफ्ते से जिक्र हो रहा है। तो एक काम करते हैं, 10 मिनट लग जाएंगे अभी, इसे जल्दी जल्दी ना कर लें। क्या आप लोग इतने चैंपियन हो चुके हुए हैं कि आप जल्दी से 4 खर्चों को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें और फिर उनमें से 2 डिपार्टमेंट्स को उठा के बाकी के 2 डिपार्टमेंट पे स्टेप बाय स्टेप फेंकें? इतना तो आप कर ही लेंगे, हो जाए। जल्दी से अपने पास शीटें बनाएं। फिलहाल समझे सवाल छोटा सा है, मैं सवाल छोटा बना ही देता हूँ। प्रोडक्ट एक्टिवेशन ही फेल्ड हो गई है, वेरी गुड, ठीक है जी, नहीं करता छोटा। फर्ज करें सवाल ये है और ये है, बस इससे ऊपर नीचे आपने भूल जाना है। बस जहन में ये रखना है कि ए और बी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है और एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है। पहला काम आपने इन 4 चीज़ों को एलोकेट करना है। सैलरीज और वेजेस को किस बेस पे एलोकेट करेंगे आप? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब इस बात में कितनी सी मैथ है, लेकिन आधा नंबर आपको मिल गया, आपने सही बेसिस लिख दी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी मौजूद है। बिल्डिंग इंश्योरेंस, फ्लोर एरिया,
इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी। अब हम देखें तो हमारे पास यूनिट्स नहीं है या यहाँ कहीं है, नहीं, ठीक है, हमारे पास यूनिट्स हैं, नहीं है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जो हम ऊपर वाला फिलहाल इग्नोर कर रहे थे यहाँ से ले लें। 100,000 यूनिट उसके हैं और 60,000 उसके हैं, तो आप चाहें तो बिजली को यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड कर लें, चाहें तो एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लें, लेकिन जो करें सब एक जैसा करें। तो क्या करेंगे, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लें। करें जी, इन चारों को पहले इन बेसिस पे ए बी एक्स वाई पे डिवाइड करें। मैं सामने टेबल बनाता हूं, आपने मुझे फाइनल फिगर्स बतानी होंगे, मिलके करेंगे, अकेले थोड़ी करेंगे आप। हाँ जी, कुछ चारों को डिवाइड करने की पोजीशन में आ गए आप लोग। सैलरीज एंड वेजेस की कोई मुझे बताएगा अमाउंट, या भी आप कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं? चले आप भी स्ट्रक्चर बनाएं, मैं भी स्ट्रक्चर बनाता रहता हूँ।
हाँ जी, क्या चारों खर्चों की एलोकेशन तक पहुंच गए? हो सकता है आप लोग बहुत आगे सर्विस डिपार्टमेंट्स डिवाइड करना शुरू हो गए हो, लेकिन हमारे पास कुछ अमाउंट्स आ रही हैं। क्या आपकी पहली लाइन आइटम में 69,000, 23,000, 11,500, 11,500 है? ज़बरदस्त। क्या डेप्रिसिएशन में 50,000 और 30,000 है? क्या बिल्डिंग इंश्योरेंस में 12,500, 5,000, 5,000 और 2,500 है? इलेक्ट्रिसिटी में 30,000, 12,000, 12,000 और 6,000 है? वही जो हमने वहाँ पे फॉर्मेट बनाया था, फिलहाल हम यहाँ पे ले आए ताकि थोड़ा सा टाइम बचाया जा सके, क्योंकि मुझे फिर डर लग रहा था आप लोग मुझे अमाउंट्स बताएंगे, मैं लिखूंगा, फिर उसमें इख्तलाफ राय आएगा। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग सारे के सारे सेम जगह पे हैं। तो हुआ ये कि अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा करके खामखा मेहनत होगी, क्योंकि उनको तो बाद में भी करना होता है। इनका ज़रा खर्चा टोटल कर लेते हैं। हमने टोटल कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो कौन सा डिपार्टमेंट था जो ज़्यादा को सर्व कर रहा था। वाई जो है वो इसको भी सर्व कर रहा है, इसको भी सर्व कर रहा है, इसको भी कर रहा है। परसेंटेज दी हुई है, तो हमने क्या किया, पहले वाई में से 20,000 निकाले और ये इन तीनों को उठा के हमने उतनी अमाउंट एलोकेट कर दी। पहले वाई को साफ कर दिया। अब एक्स का टोटल किया, ये वाले भाई साहब मिला के 30,500, और अब एक्स को उठा के उन दो के ऊपर एलोकेट कर दिया। तो यहां हमारे पास टोटल आ गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का इतना खर्चा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी का इतना खर्चा। सवाल में आगे कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी हमने सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन लेके ज़रा देखा था कि जो हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसके मुताबिक हम सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये डिपार्टमेंट ए और बी का खर्चा आ गया, लेकिन सवाल इससे अगले लेवल पे गया हुआ है। सवाल भला क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है पहले आपने सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डालना है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा उठा के प्रोडक्ट्स पे डालना है। तो पता ये लगा कि प्रोडक्ट्स दो हैं, एक है 100,000 यूनिट्स ऑफ शाइन एंड 60,000 यूनिट्स ऑफ ग्लो, ये इन्होंने बनाया है। और बाकी इन्होंने एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह शाइन और ग्लो का दिया। अभी एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं देखा। तो अभी हमारे पास 100,000 यूनिट्स शाइन के हैं और 60,000 यूनिट्स 160। तो हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ए का जो टोटल खर्चा आया था उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स पे डिवाइड कर दिया, और जो डिपार्टमेंट बी का खर्चा आया था उसको भी एलोकेट कर दिया। पहले खर्चे उठा के डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किए, फिर सर्विस डिपार्टमेंट उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एलोकेट किए, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठा के प्रोडक्ट्स पे एलोकेट किए। एक ही काम करते जाना है गोल गोल घूम के, और अल्टीमेटली ये पता लग जाए कि हमारी प्रोडक्ट पे कितना खर्चा लगा। तो शाइन पे हमारा 1,75,000 लगा, और ग्लो पे हमारा 1,05,000 लगा, और टोटल हमारा 2,80,000 लगा। अब ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, या टोटल कॉस्ट आ गई इनकी। और अगर मैं पर यूनिट निकालना चाहूँ तो लाख यूनिट की कॉस्ट है इतनी। तो इधर से हमारे पास ओवरहेड्स की बात आ रही है। ये सारे जितने भी खर्चे हम निकाल रहे हैं ओवरहेड्स के। तो हो सकता है शाइन बनाने के लिए कुछ मटेरियल भी लगता हो, कुछ लेबर भी लगता हो, लेकिन इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस कौन सा है? ओवरहेड्स। तो हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ओवरहेड्स की। अब ओवरहेड अंडर या ओवर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये फिनोमेना अभी तक हमने होल्ड पे लगाया हुआ है। अभी तक हमने इस तरह की बात नहीं की। तो जब हम टेस्ट के बाद दोबारा से चीज़ों को रिज्यूम करेंगे तो फिर हम एक आखिरी वेरिएबल ऐड करेंगे अंडर ओवर। वो इसलिए बात नहीं की, जो इससे अगला टॉपिक है उसमें एग्जैक्टली अंडर ओवर एब्जॉर्ब वाली बातें होनी है हमारी। तो क्या हमें ओवरहेड्स के सारी तरह की खिचड़ियाँ अच्छी तरह से समझ आ रही हैं? बस सवाल ने जितनी जितनी दफ़ा जिन जिन चीज़ों को जैसे जैसे एलोकेट करने का कहना है, हमने पकड़ते जाना है, एलोकेट करते जाना है, पकड़ते जाना है, एलोकेट करते जाना है। तो फिर कल एक मुनासिब सा मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, और टेस्ट के फ़ौरन बाद ही उसकी डिस्कशन वगैरह भी हो जाएगी। तो आप माइंड बना के आइएगा कि 1 घंटा टेस्ट का और आधा घंटा डिस्कशन का, तो तकरीबन 3 से 4.5 टाइप का माइंड बना के आएँ, ताकि फिर जब उस टेस्ट के बाद हम मिलें तो हम एक दफ़ा देखें कि उस टेस्ट में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, और फिर हम
ओवरहेड्स को एक दफ़ा फिर से रिकैप कर लेंगे हमने थ्रू आउट क्या पढ़ा। अगर आप देखें तो इस चैप्टर में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि आपने चीज़ों को उठा के तकसीम किस किस तरीके से करना है। डन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल एक प्यारा सा टेस्ट और उसके बाद मंडे को इससे आगे का सफ़र।